अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, तो इसमें गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर हमने जो फोटोपीरियडिज्म को देखा कि किस तरह से जो लाइट की ड्यूरेशन है और उसकी लाइट की क्वालिटी जो प्लांट्स को एक क्लासिफाई करती है शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स में। और इसके साथ हमने देखा कि लाइट में जो रेड लाइट है वो किस तरह से फाइटोसाइटोक्रोम्स P660 एंड P730 को आपस में इंटर कन्वर्ट करती है और जो प्लांट्स में एक फ्लावरिंग बिहेवियर को इंड्यूस करवाती है। प्लांट्स के अंदर ये जो फ्लावरिंग बिहेवियर इंड्यूस होता है, ये फोटोपीरियडिज्म एक्चुअली अफेक्ट कर रहा होता है लीव्स के ऊपर, पौधों में पत्तों के ऊपर। लेकिन अब इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है प्लांट्स में जिसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। अब ये वर्नलाइजेशन थोड़ा सिमिलर भी है और काफ़ी हद तक ये फोटोपीरियडिज्म से डिफरेंट भी है काफ़ी एस्पेक्ट्स में। तो जो प्लांट्स हैं बाईएनियल्स हैं, पेरिनियल प्लांट्स हैं। बाईएनियल मतलब जो साल में सिर्फ एक जिनकी लाइफ सिर्फ 1 से 2 साल होती है, और दूसरे वो पौधे जो सदाबहार पौधे होते हैं, साला साल जो चलते हैं, जिन्हें हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। बाईएनियल और पेरिनियल प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है वो लो टेम्परेचर से भी स्टिमुलेट होती है। लिहाजा लो टेम्परेचर की वजह से जो एक इफेक्ट इंड्यूस होता है प्लांट्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। ये जो लो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये लीव्स इसको डिटेक्ट नहीं करते। ये एक्चुअली डिटेक्ट होता है प्लांट्स के अंदर जो एपेक्स होती है, खास तौर पे जो शूट की एपेक्स है। शूट एपेक्स प्लांट्स में इस लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है, या फिर सीड्स के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है तो वो इसको डिटेक्ट करते हैं, और जिससे सीड्स में जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। लिहाजा ये जो लो टेम्परेचर है इसका लीव्स के साथ कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, जबकि फोटोपीरियडिज्म वो डायरेक्टली लीव्स के साथ कनेक्ट हो रही होती है, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एक कॉन्स्टेंटली बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर इन्वॉल्व और या लिंकेज के अंदर होते हैं। जबकि इसकी ऑपोजिटली वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसमें लीव्स का कोई लिंक नहीं होता। कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने के लिए वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये उनके लिए एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। उनको इनकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है। अगर ये वर्नलाइजेशन का मैकेनिज्म ना हो तो ऐसे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन है लो टेम्परेचर की, जिसको हम चिलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं, तो ये मिनिमम 4 दिन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों तक एग्जिस्ट करता है। कुछ ये इनके ये आइडेंटिफाई किया गया है मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर। कुछ स्पीशीज में 7 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1.5 हफ्ता या 11 हफ्ते, तो मैक्सिमम ये 12 हफ्तों तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर पौधों को या बीज को ये उनकी स्पीशी के मुताबिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर उनको ये लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट ना मिले, तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से या तो उनके अंदर जर्मिनेशन नहीं होगी या वो फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। और कितना टेम्परेचर चाहिए, ये तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये एक रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। और ये एक वर्नलिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन है, ये उसको स्टिमुलेट करवाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन, कि जिसके अंदर वर्नलिन हार्मोन की प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है, तो जिसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अब ये केमिकल स्ट्रक्चर एनालिसिस से ये बात सामने आई है कि वर्नलिन हार्मोन कोई कुछ खास स्पेशल कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक जिब्रेलिन हार्मोन है, बट एक्चुअली इट इज ए जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन हार्मोन के हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर भी हम इसके डिटेल से फंक्शन हम डिस्कस कर सके थे, कर चुके हैं कि किस तरह से ये प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है, फ्लोरल बड को प्रमोट करवाता है,
शूट्स के ऊपर और उसके साथ साथ ये रूट्स के ऊपर इंटरेक्ट करता है। अच्छा, ये जो दोनों मैकेनिज्म है, फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके, इंटरेक्ट करके प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स के ऊपर काम करते हैं और ये साथ साथ एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेट हो रहे होते हैं। और इनका मकसद यही होता है कि दोनों मैकेनिज्म इस चीज़ की इंश्योरेंस होती हैं कि साल के जो मौसम प्लांट्स के लिए फ्लावरिंग सीजन है उसमें सही वक्त पर ही फ्लावरिंग हो, आउट ऑफ द सीजन फ्लावरिंग ना हो, और इससे प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और इससे एक और बड़ा फायदा है, इस चीज से ये भी फायदा होता है कि एक ही स्पीशीज के तमाम प्लांट्स एक ही वक्त में फ्लावरिंग करते हैं, चाहे वो पौधा शेखुपुरा में लगा हो, शरदपुर में लगा हो, फैसलाबाद में हो, या फिर वो वाली फसल गुजरावाला में हो, नारोवाल में हो। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में चावल की जो फसल है, या जो गंदम की फसल है, या जो कपास है, या जो गन्ने की फसल है, तो सबका एक खास वक्त होता है उनकी जर्मिनेशन और उनकी फ्लावरिंग का। तो एक्चुअली ये जो डिटर्मिनेशन है उनकी वेदर के लिहाज से, तो ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। जेनेटिकली कंट्रोल होने के साथ साथ वो इस तरह से केमिकली कंट्रोल और इंटरेक्ट करते हैं कि वो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को और सीड्स की जर्मिनेशन को वो इंड्यूस करवाते हैं। यहाँ तक तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके बाद हम मूव करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। उसकी वजह यह है कि प्लांट्स की एनिमल्स के अंदर खुद से एक डाइवर्सिटी पाई जाती है। यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर, फिर कॉम्प्लेक्स, कॉलोनियल और हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक डाइवर्सिटी पाई जाती है। कुछ एनिमल्स तो सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म के तहत अपनी तादाद को या अपनी स्पीशी को बढ़ा लेते हैं, जबकि बहुत से जानदार ऐसे भी हैं वो स्पेशली मियोसिस का प्रोसेस जो होता है जिसमें गैमीट्स बनते हैं मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और उसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होती है, दो गैमीट्स मिलते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट से एक नया एम्ब्रियो सेल बनता है। तो ये इस तरह के प्रोसेस एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो लिहाजा इसमें दोनों प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं, सेक्सुअली, एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो आम मेथड्स हैं जो प्लांट्स की तरह के जो वो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, जैसा कि बाइनरी फिशन हाइड्रा के अंदर, मल्टीपल फिशन अमीबा के अंदर, बडिंग ये भी हाइड्रा के अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा पार्थिनोजेनेसिस, इस तरह का मैकेनिज्म हमने प्लांट्स में भी डिस्कस किया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन किस तरह से फीमेल ओवरी वो राइपन फ्रूट के अंदर तब्दील हो जाती है। उसके अलावा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भी प्लांट एनिमल्स के अंदर यूज की जाती है, जिसमें हम टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग वगैरह है। उसके अलावा कुछ नेचुरल सिलेक्शन की मदद से कुछ आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं, और ये आइडेंटिकल ट्विन्स भी एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स का जो आपस में बनना, ये प्योर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें पार्थिनोजेनेसिस की, तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि पार्थिनोजेनेसिस में ये जो एग है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ये इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। इसकी एग्जांपल में आएंगी कुछ चूंटियां हैं, कुछ बीज हैं, हनी बीज हैं, उसके अलावा कुछ वेस्प हैं। और ये बेस्ट एग्जांपल है हनी बीज में। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर हनी बी में एक स्पेशल मैकेनिज्म है कि इवन आफ्टर जो फीमेल हनी बीज है, अगर उसमें मेटिंग हो भी जाए, मेटिंग होने के बाद वो सिलेक्ट करती है कि आइदर उसके सिस्टम में, ओवरीज में जो एग्स भरे हुए हैं, क्या उनकी फर्टिलाइजेशन करनी है या नहीं करनी, ये सिलेक्शन फीमेल के पास होती है। लिहाजा हनी बी में जो मेल्स हैं जिसको उनकी कॉलोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जिनको ड्रोन्स भी कहा जाता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं जितने भी मेल है। लिहाजा क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं,
तो इनको हम हैप्लॉइड मेल्स कहेंगे। जबकि जो क्वीन है, क्वीन के पास क्योंकि बताया कि सलाहियत होती है फीमेल क्वीन के पास कि कौन से एग्स फर्टिलाइज करने हैं और कौन से एग्स फर्टिलाइज नहीं करने हैं। तो क्वींस खुद जबकि वो डिप्लॉयड होती है, तो जब भी उसमें मेल पैदा होगा तो वो हैप्लॉइड होगा और वो फर्टिलाइजेशन की विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर वो जो उसके अंदर जो उसकी वॉल में स्पर्म स्टोर है, अगर वो एग्स को फर्टिलाइज कर दे तो उससे फिर फर्टिलाइज एग से फीमेल्स बनेंगी। तो वो जो फीमेल है वो डिप्लॉयड कहलाएंगी। तो मेल्स का जो बनना है हनी बी के अंदर, मेल का बनना पार्थिनोजेनेसिस की एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा कुछ अदर इंसेक्ट्स हैं जैसे कि एफिड्स हैं। एफिड्स में डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस होती है, जबकि अभी मैंने आप लोगों को बताया है हनी बी के अंदर हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होती है, जबकि एफिड्स में डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस होती है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सामने जनरेट हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस हनी बी के अंदर होती है, जिसमें फीमेल जो है वो अपने एग्स को फर्टिलाइज नहीं करती और अनफर्टिलाइज एग जो है वो पार्थिनोजेनेसिस मैकेनिज्म के तहत वो मेल ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवेल्प हो जाती हैं। जबकि एफिड के अंदर डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस ये है कि फीमेल के अंदर ऐसे एग्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके अंदर एक मॉडिफाइड किस्म की म्योसिस होती है। अगर वो मॉडिफाइड म्योसिस बड़ी स्पेशल है, अगर आपको म्योसिस के कंसेप्ट हैं तो आपको पता होगा कि एनाफेज प्रोसेस के दौरान जब क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे से अलग होना होता है, जिसे हम कहते हैं डिसजंक्शन होना, तो वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन होती है तमाम क्रोमोसोम्स की, कि जो अटैच क्रोमोसोम्स हैं जो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते। तो क्योंकि क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते तो उससे बनने वाले जो मियोसिस के नतीजे में जो गैमीट्स हैं, तो एक ऐसा गैमीट होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद फुल होती है जो कि उसके पेरेंट्स सेल्स के मुताबिक होती है, लिहाजा उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद रिटेन रहती है। जब उसके अंदर रिटेन रहती है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। और डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस के नतीजे में हमेशा फीमेल लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, कभी भी मेल नहीं बनता, क्योंकि मेल बनने के लिए फर्टिलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए स्पर्म्स की जो है इंटरेक्शन और फर्टिलाइजेशन हो, ज़ाइगोट बनेगा, तो वो उसका प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन फीमेल की प्रोडक्शन में खासतौर पर एफिड्स में डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस का मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पार्थिनोजेनेसिस का क्या फ़ायदा है? पार्थिनोजेनेसिस का प्लांट एनिमल्स के लिए तो यही फ़ायदा है कि ये एनिमल्स की जो सलाहियत है रिप्रोडक्शन की, ये उसको एक्सेलरेट कर देती है, उसको बढ़ा देती है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा तादाद में अपने नए ऑफस्प्रिंग बना देता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स हम टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में डिस्कस करेंगे। पार्थिनोजेनेसिस और टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक तीनों के सेम ही हैं। अच्छा, टिश्यू कल्चर भी हमने गुज़श्ता लेक्चर में प्लांट्स के अंदर डिस्कस किया था, या क्लोनिंग जिसमें पेट्री प्लेट्स के ऊपर जो है प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। अच्छा, प्लांट्स में टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या होता है कि कैम्बियम टिश्यू जो है उनको एक्सरसाइज किया जाता है, प्लांट से रिमूव किया जाता है और उनको खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऐड किया जाता है। एक लेक्चर में यहाँ पे स्लाइड शायद वो आगे आएगी। अच्छा, उसमें आर्टिफिशियल कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं टिश्यू कल्चर कॉलोनी में, जैसा कि साइटोकाइनिन या इंडोल एसिटिक एसिड। ये आर्टिफिशियल जो ग्रोथ हार्मोन है, ये उस खास सेल्स और टिश्यूज को स्टिमुलेट करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और उनके अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और मैस या क्लम्प ऑफ सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं पेट्री प्लेट्स के अंदर, और वो डिफ्रेंशिएट होकर नए प्लांट्स के अंदर भी तब्दील हो जाते हैं। और जो नया बनने वाला पौधा है वो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट के साथ।
और टिश्यू कल्चर को आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जा रहा है कि बहुत ही कम वक्त में ज़्यादा मकदार में प्लांट्स को प्रोपेगेट करने के लिए, प्लांट्स की नई वैराइटीज़ बनाने के लिए। तो जहाँ पे कलमकारी मुश्किल हो तो वहाँ पे इस तरह का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा कुछ इस तरह की टेक्निक्स एनिमल्स के अंदर भी यूटिलाइज हो रही हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट्स के एनिमल्स में कुछ टिश्यू लेकर उनको टिश्यू कल्चर किया जाता है और उनसे बाद में सेल्स को आइसोलेट करके आइडेंटिकल कॉपीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स में एक सिंगल सेल सब कल्चर से क्लोन तैयार किया जाता है। क्लोन का मतलब ही कॉपी होता है कि एक सेल की जो कॉपी बनाई जाती है उसको हम क्लोन कहते हैं। लेकिन एनिमल्स में खास तौर पे जो हायर एनिमल्स हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, तो आम प्रोसीजर में यही होता है कि वर्टिब्रेट्स में जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग करनी है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कहीं से भी वो सोमैटिक सेल हासिल किया जाता है। बॉडी सेल को सोमैटिक सेल कहा जाता है। तो उसके सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया जाता है। एक बार एक तरफ अब हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, अब उस न्यूक्लियस को क्या करना है, दूसरी तरफ एक फर्टिलाइज जाइगोट या फर्टिलाइज एग लिया जाता है फीमेल वोम से। फीमेल वोम से फर्टिलाइज एग लेकर उस फर्टिलाइज एग का भी न्यूक्लियस निकाल के रिमूव कर दिया जाता है। अब जो पहले हमने सोमैटिक न्यूक्लियस हासिल किया है, उस सोमैटिक न्यूक्लियस को इस फर्टिलाइज एग के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब ये जो एग है जिसके अंदर सोमैटिक न्यूक्लियस को हमने इंसर्ट करवाया है, ये हम रिकॉम्बिनेंट इसको एग कह सकते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट एग को दोबारा से उस फीमेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, उसकी यूट्रस में या बच्चादानी में। तो वहाँ पर अब ये जो नेचुरल एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और वो उसी तरह एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बच्चा जो है वो न्यू बोर्न अपना साइज पूरा करता है और बाद में एक नेचुरल बर्थ प्रोसेस के मैकेनिज्म से वो बच्चा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो दुनिया में आता है। लिहाजा इसके अंदर, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम वही खूबियाँ होंगी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने सोमैटिक न्यूक्लियस सेल यूज किया था। प्लांट्स के टिश्यू कल्चर की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है डायग्राम की शक्ल में, कि जिसमें आप देख सकते हो कि एक प्लांट किस तरह से, एक प्लांट का टिश्यू होता है, उस प्लांट टिश्यू से लीफ भी हो सकता है, स्टेम्स भी हो सकता है, उसको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। वॉश और स्टरलाइज करने के बाद उसको फिर एक मीडियम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, उसको खास इंक्यूबेशन दी जाती है कुछ दिनों के लिए, 1-2 महीनों के लिए। तो उसके अंदर फिर जो है इंक्यूबेशन के बाद उसमें छोटा सा सीडलिंग प्लांट बन जाता है उस फ्लास्क के अंदर, और उस फ्लास्क से उस सीडलिंग प्लांट को बाद में किसी पॉट के अंदर किसी गमले में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इवन कि उस गमले से बाद में उसको जमीन में, मट्टी में या किसी फसल में लगा दिया जाता है जहाँ से उसकी पैदावार हासिल की जाती है। अच्छा, क्लोनिंग अगर हम बात करें, जो अभी हमने डिस्कस किया था एनिमल्स के अंदर, तो ये क्लोनिंग एनिमल्स में बहुत ही कीमती किस्म के जानदारों को प्रोड्यूस करने के लिए क्लोनिंग इस्तेमाल में लाई जाती है, जैसा कि प्राइज बुल्स, रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस की तो बहुत ज़्यादा क्लोनिंग की जाती है। उसके अलावा और भी बहुत से यूजफुल एनिमल्स हैं, जैसा कि बर्ड्स हो सकते हैं कुछ महंगे किस्म के, या फिर ऐसी खास किस्म की ब्रीड है कॉस के अंदर, बुफेलो के अंदर, जिनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो स्पेशल ब्रीड कहलाती हैं। तो उनके लिए भी क्लोनिंग का प्रोसेस यूटिलाइज किया जाता है ताकि एक वक्त में ज़्यादा तादाद में ऐसे कीमती जानदारों की पैदाइश हो सके और जिससे ज़्यादा मिकदार में मुनाफा हासिल हो सके। अच्छा, अब हम इसकी बात करेंगे डिसएडवांटेज की। तो इंसानों के हवाले से तो ये जो क्लोनिंग है, ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है इंडिविजुअल की प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए तो बहरहाल यूनिवर्सली किसी किस्म की कोई अप्रूवल नहीं है। ये बहुत ही
अखलाकी तौर पे एक अखलाकी जुर्म समझा जाएगा अगर किस तरह का काम करेगा। अखलाकी जुर्म ये बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, इसके अलावा लेबोरेटरी के अंदर जो है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, शीप है, तो जो है ये क्लोनिंग के मैकेनिज्म के तहत एक ही जैसी स्पेशल ब्रीड की जो है ये गोड या शीप को जनरेट किया गया। इसका एडवांटेज यही है कि एक वक्त में बहुत ही ज़्यादा तादाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म की पैदाइश हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि तमाम क्लोनिंग के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, एक ही पेरेंट से बने हैं, वो तमाम जानदार एक ही किस्म का जेनेटिक मेकअप शेयर करते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक ही किस्म का जेनेटिक मेकअप है, तो कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई रिस्क फैक्टर होगा, एनवायरनमेंट के अंदर कोई खतरा लायक होगा, तो तमाम जानदारों को वो खतरा इक्वली अफेक्ट करेगा। खासतौर पे अगर कोई एनवायरनमेंट के अंदर बीमारी आ जाए, कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए कि जिसमें जानदार सर्वाइव ना कर सके, तो तमाम के तमाम जानदारों की ज़िंदगी को खतरा लायक हो सकता है। मेरा ख्याल है इसको, इस सेशन को अब हम यहीं पर क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आइडेंटिकल ट्विन्स हम नेक्स्ट सेशन में इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो वो यहाँ पे डिस्कस कर लें, या मुझे वो मैसेज मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दें, या व्हाट्सएप पे भी ड्रॉप कर सकता है। तो ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं, तो आप लोग इस पे ख़ास तवज्जो दिया करो, और आप लोग जो है इसको बुक से भी साथ साथ डिस्कस किया करो, क्योंकि इन नोट्स के अंदर या इन पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। कुछ गैर ज़रूरी जो बातें हैं वो इग्नोर कर दी जाती हैं, उसको आप लोगों ने अपने सिलेबस से खुद ही रीड करना होता है। और आप लोगों के लिए ज़रूरी बात ये भी है कि आप लोग साथ साथ जो आप लोगों को रेफरेंस बुक्स बताई गई हैं, कैंपस बायोलॉजी वगैरह, तो उसको भी आप टच करते रहा करो। और इजाफी मालूमात होना भी इंसान के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासतौर पे आज के दौर में जिसमें हर गुजरते दिन के साथ नॉलेज के अंदर, इल्म के अंदर एडिशन हो रही है, और पिछले वाला नॉलेज जो है वो चैलेंजेबल हो रहा है, या उसके अंदर नई इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। लिहाजा इल्म के मामले में अपने आप को अप टू डेट करना हर स्टूडेंट के ऊपर फ़र्ज होना चाहिए।